नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और भारत का संविधान वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, वीडियो नंबर 1 में हम सभी लोग ने चार्टर्ड एक्ट 1853 तक कवर किए थे। तो अब 1853 के बाद 1858 का एक अधिनियम आया। यह इसलिए भी ज़रूरी आया क्योंकि देखिए, जब चार्टर्ड एक्ट आ रहा था तो हर बार 20-20 साल के लिए कंपनी की जो सेवा प्राधिकृत थी उसको बढ़ाई जा रही थी। लेकिन 1853 के चार्टर्ड में कंपनी को शासन के लिए चूँकि किसी निश्चित अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था, इसलिए किसी भी समय सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन को संसद के द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता था। और एक और कारण था कि 1857 में जो गदर हुआ था, जो 1857 में पहली बार स्वतंत्रता के लिए लोगों ने आवाज़ उठाया था, जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, और ये सब भी असंतोषजनक नीतियां उजागर कर दिए थे, जिससे संसद को कंपनी को पदच्युत करने का बहाना मिल गया था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संसद ने कई अधिनियम पारित किए थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश को लग रहा था कि अब भारत के लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे, तो उन्हें असुरक्षा का माहौल बनता हुआ दिख रहा था। तो उन्होंने सुरक्षा को देखते हुए बहुत से अधिनियम बनाए और 1858 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए, भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके शासन का उत्तराधित्व ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया। मतलब जो ब्रिटिश संसद था, अब वही कंपनी को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कार्यभार को संभालेगा। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन भी किया गया। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। भारत के गवर्नर जनरल का नाम इसी समय वायसराय कर दिया गया। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पहला बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना, और अब भारत का गवर्नर जो था वो वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। कब से? 1853 के अधिनियम के तहत से। और इसी को, यानी भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कर दिया गया और उसे भारत के सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का भी अधिकार दिया गया। कंपनी की सेवा को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है। अब 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की, और उस घोषणा की बातें इस प्रकार हैं कि भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा का समान माना जाएगा। यानी अभी तक क्या था कि भारतीय प्रजा किसी भी तरह से ब्रिटिश लोगों के बराबर नहीं अपने आप को समझ सकती थी, और चूंकि लोगों में विद्रोह का भावना उत्पन्न हुआ, इसलिए महारानी विक्टोरिया ने भारत के लोगों में विश्वास जताने के उद्देश्य से एक ये नया घोषणा किया कि अब भारत के लोग भी ब्रिटिश के लोगों के समान एक अधिकार से रहेंगे। भारतीय लोगों के साथ लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, योग्यता और विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी इससे पहले भी जितने उच्च पद हुआ करते थे सन 1858 से पहले, उस पर उच्च पद पर केवल ब्रिटिश के लोग ही जा सकते थे। लेकिन इस घोषणा के बाद अब भारत के लोग भी उच्च पद के लिए अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती में जो है भाग ले सकते थे, और भारत के लोगों के भौतिक एवं नैतिक उन्नति के प्रयास भी किए जाएंगे। ये इस 1858 के अधिनियम का मुख्य विशेषता रहा था। अठारह के अधिनियम के बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। तो भारत परिषद 1861 अधिनियम का क्या बातें थीं वो मैं बताता हूँ। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना है। यह 2 मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दे दिया, और दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का
विकेंद्रीकरण कर दिया, अर्थात मुंबई तथा मद्रास के सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम की और बातें इस प्रकार हैं। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि धीरे धीरे क्या हुआ था कि सारी शक्तियाँ जनरल के पास ही आ गई थी, गवर्नर जनरल के पास। अब फिर से धीरे धीरे ये अलग अलग लोगों पर अलग अलग उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करके उनके हाथों में शक्तियाँ दे रहे थे और उसमें भारतीय लोगों को भी सम्मिलित किया जा रहा था। यही 1861 के अधिनियम की भी कुछ विशेषताएँ थीं। जैसे पहला था कि गवर्नर जनरल की विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। यानी पहले जैसे बहुत कम लोग होते थे तो कोई निर्णय लेना होता था उसमें बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन जब जनरल की विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई, अब इस परिषद में कम से कम 6 से अधिकतम से 12 सदस्य हो सकते थे और उनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना जरूरी था। मतलब ऐसा नहीं था कि जो 12 या 6 सदस्य होंगे उसमें सब के सब ब्रिटिश के ही लोग हों। अगला इसमें बात यह था कि गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत के निर्माण तथा नवनिर्माण प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। यानी गवर्नर जनरल चाहे तो अपने कार्यों के हिसाब से अलग अलग जगह पर नया कोई गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सकता था। तीसरा इसमें मुख्य बात यह है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और 1865 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने और उसमें परिवर्तन करने का भी अधिकार दिया गया। इस तरह 1869 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया और 1873 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान भी दिया गया। इसी के अनुसरण में 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 1874 को, देखिए 61 की बात हो रही है लेकिन 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। ये प्रश्न बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया, तो 1 जनवरी सन 1874 को। ठीक, इसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम सन 1892। तो भारतीय परिषद अधिनियम सन 1892 में मुख्य बातें जो हैं वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। 1861 के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्य या बड़े जमींदारी जो होते थे या अवकाश प्राप्त अधिकारी या भारत के राज परिवारों के सदस्य, ये प्रतिनिधि की आम आकांक्षाओं से इनकी पुष्टि नहीं हुई। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की जाती रही। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग की कि उनके और सदस्यों को उस क्षेत्र में लाया जाए जिस क्षेत्र से भारत सरकार अपना काम कर रही थी, यानी उस समय की ब्रिटिश सरकार। और यूरोपीय व्यापारियों की ओर से भी भारत सरकार को इंग्लैंड में स्थित इंडिया ऑफिस से अधिक स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी। सर जॉर्ज चिजनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसके सुझावों का समावेश 1892 के अधिनियम में किया गया। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार थी। देखिए, मुख्य प्रकार से इसमें मेन यही था कि 1892 का जो अधिनियम था वो स्वतंत्रता की मांग को देखते हुए लाया गया था। तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। मतलब देखिए, यही शुरुआत था 1892 का अधिनियम, जिसके द्वारा भारत आज़ाद होने के शुरुआती कदम पर चल चुका था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और उनके निर्वाचन का भी उल्लेख किया गया। यद्यपि इसके द्वारा सीमित चुनाव की ही व्यवस्था की गई, लेकिन भारत में मुख्य सामाजिक वर्गों में और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भी लोग तैयार थे और लोगों ने चुनाव के द्वारा वहां पर जीतकर अपना प्रतिनिधित्व स्थापित भी किया। तो अगला इसमें मुख्य बात यह है कि परिषद के अधिकारों में भी वृद्धि की गई और वार्षिक आय या बजट का ब्यौरा परिषद में प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया। जैसे आज भी बजट प्रस्तुत होता है लोकसभा राज्यसभा में, तो वैसे ही उस समय के विधान परिषद में वार्षिक आय और बजट का ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया। सदस्यों की कार्यपालिका के काम के बारे में प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। यानी जो भी
लोग चुन के उस समय के विधान परिषद में आ रहे थे, अब वह सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते थे। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा विधायिका के सदस्य की सीमित निर्वाचन की शुरुआत हुई, फिर भी इस अधिनियम में अनेक खामियां थीं, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की बार बार आलोचना की। यह माना गया कि स्थानीय निकाय का चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार से इनके द्वारा मनोनीत करना ही है। विधानमंडल की शक्तियां भी काफ़ी सीमित थी। सदस्य अनुपूरक थे, प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार भी किया जा सकता था। इसके अलावा वर्गों का प्रतिनिधित्व भी पक्षपातपूर्ण था। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आज भी जो चुनाव होते हैं उसमें कई बार आरोप लगते हैं कि चुनाव जो है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। तो उस समय तो सब कुछ ब्रिटिश सरकार के ही हाथों में था। लोगों ने अगर आंदोलन किया कि उन्हें भी सदस्यता दी जाए, तो चुनाव का बहाना करके चुनाव होता था और उसमें वही लोग चुन के आते थे जो ब्रिटिश सरकार के पक्ष में प्रश्न पूछें। और अगर कुछ ऐसे सदस्य भी आ जाते थे जो अपने हित में प्रश्न पूछें, तो उसका जवाब देना अनिवार्य नहीं था। लेकिन आज के विधानसभा में जवाब देना है। यही लोकतंत्र सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है सरकार का। अब देखिए, इसमें अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इससे पहले उस 1906 में ढाका में अपना जो है मुस्लिम लीग का स्थापना हो चुका था। देखिए, कहीं ना कहीं 1909 के अधिनियम का जुड़ाव 1906 के मुस्लिम लीग से भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत वायसराय लॉर्ड मिंटो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया था। आप लोग को याद होगा 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। तो मार्ले और मिंटो कौन थे? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड ये थे मार्ले, और भारत में उस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। ये दोनों ही लोग चलिए सहमत हो गए थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है, और सर अरुणडेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में एक नया अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसमें क्या था? इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि और कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। मतलब कि अभी तक सिर्फ सरकारी बहुमत ही होता था, अब गैर सरकारी बहुमत भी स्थापित किया गया और सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय परिषद विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करती थी। प्रांतीय परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करते थे। मतलब कि ये लगभग आज के समय के चुनाव की तरह शुरू हो गया था। कब से? 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बाद से। अब इसमें देखिए वही बात आ रही है कि पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में विशेष रियासत दी गई, क्योंकि मुसलमानों का मांग था इस तरह का। और 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद मुस्लिम ने भी अलग निर्वाचन व्यवस्था की मांग की थी। तो इसीलिए पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में विशेष रियासत दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की भी व्यवस्था की गई। मतलब कि जो गवर्नर जनरल था, सबसे उच्च पदाधिकारी, जिसे अब वायसराय बोला जा रहा था, उनके कार्यकारिणी सदस्यों में एक भारतीय भी अब होगा। कब से? 1909 के भारत अधिनियम के बाद से। विधायिका के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया। सदस्यों के बजट प्रस्ताव करने और जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब अभी तक प्रश्न जो थे शायद सिर्फ सरकार के कार्यों के लिए पूछे जा सकते थे, लेकिन अब जनहित कार्यों के लिए भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जिन विषयों को विधायिका के क्षेत्र के बाहर रखा गया था वे थे सशस्त्र सेना, विदेश संबंध और देशी रियासतें।
इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक एवं सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू कर दी गई। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार के बहुत से छाननियों से छानने की प्रक्रिया बन गई थी। सदस्यीय प्रणाली तो दे दी गई परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया। कहने का मतलब है चुनाव में बहुत कुछ अभी भी और सुधार करना बाकी था। और सबसे बड़ी इन लोग ने यहाँ पर काम की थी, जैसा कि अंग्रेज़ों का शुरू से काम था फूट डालो कूटनीति, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में आग लगाने का काम यहीं से शुरू हो गया था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के आधार पर सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र का पद्धति लागू कर दिया था। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन ये लोग आज़ाद देश को करवा सके। अपने जितने भी लोग थे जिन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ा, वो आज़ाद करने में अंततः 1947 में सफल हुए। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1919। 1919 में एक और बहुत महत्वपूर्ण कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। खैर चलिए, वो बहुत दुखद घटना था, उस पर हम सभी को चिंतन करना चाहिए। 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मोंगेट्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया जिसमें ब्रिटेन के इरादे का बयान किया। याद करिए, आप लोग जब कभी पढ़े होंगे तो मॉन्टेग्यू नाम आप लोगों ने सुना होगा। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट इसमें, शासन की सभी शाखाओं में भारतीयों को शामिल करना और स्वायत्त शासी संस्थाओं में क्रमिक विकास, जिससे ब्रिटिश भारत के अभिन्न अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार की उत्तरोधि उपलब्ध हो सके। इस घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट 1918 में प्रकाशित की गई, जो 1919 के अधिनियम का आधार बनी। इसी एक्ट द्वारा तत्कालीन भारतीय संवैधानिक प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए। वो परिवर्तन इस प्रकार थे। पहला, केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद और विधानसभा वाले द्विसदन विधानमंडल ने ले लिया, यानी अब इसमें उच्च सदन और निम्न सदन आज की भांति होने लगा, जिसे राज्य परिषद और विधानसभा कहा जाने लगा। हालांकि सदस्यों को नामजद करने की कुछ शक्तियां बनाए रखी गईं, फिर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्य का बहुमत होना सुनिश्चित कर दिया गया और सदस्यों का चुनाव सीमांकन निर्वाचन क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। मताधिकार में विस्तार किया गया। निर्वाचन मंडल के लिए अहर्ताएं सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित थी। 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की नई पद्धति लागू की गई। प्रांतीय सूची के विषय को 2 भागों में बांटा गया, सुरक्षित विषय और हस्ताक्षरित विषय। इसको 2 भागों में बांटा गया, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित सूची के विषय गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे और इन विभागों को अपने कार्यकारिणी की सहायता से वह देखता था। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्री के अधिकार में थे, जिनकी नियुक्ति भारत के सदस्यों में से होती थी। अधिनियम के प्रारंभ में 10 वर्ष के बाद द्वैध शासन प्रणाली तथा संवैधानिक सुधारों के व्यवहारिक रूप से जांच के लिए और उत्तरदायी सरकार की प्रगति से संबंधित मामलों की सिफारिश करने के लिए ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद द्वारा एक आयोग की गठन की व्यवस्था की गई। इस प्रावधान के अनुसार 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ। साइमन कमीशन आप लोग ने सुना होगा। 1919 के अधिनियम में अनेक खामियां भी थीं। देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ खामियां तो रह ही जाती हैं। आप लोगों ने प्रचार देखा होगा डिटॉल का, उसमें सारे कीटाणु में से 2-3 कीटाणु तो प्रचार वाले भी दिखाते हैं कि रह जाते हैं। उसी तरह 1919 के अधिनियम में अनेक खामियां थीं, जिसमें एक था कि जिम्मेदार सरकार की मांग को पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बगैर अनेक विषय में विधेयक पर बहस नहीं कर सकते थे।
सिद्धांत रूप से केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सर्वोच्च तथा सक्षम बना रहा। केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बावजूद ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक राज्य का संविधान बना रहा। प्रांतों में द्वैत शासन पूरी तरह विफल रहा। गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीतियों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार नहीं थे। वस्तुतः मंत्री को दो मालिकों में को खुश करना पड़ता था, एक तो विधान परिषद और दूसरा गवर्नर जनरल। यहाँ पर भी बहुत सी खामियां थीं। अभी भी मंत्री भारत के सदस्यों के रूप में विधानमंडल तथा विधान परिषद में पहुँच तो गए थे, लेकिन वो चमचागिरी किसके करते थे? अंग्रेजों की ही करते थे। तो जैसा कि कहा गया था उसमें कि साइमन कमीशन 1927 के बारे में, तो 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जो 10 साल बाद होना था। उस गठन को बनाया गया। इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। सबसे बड़ी तो यही इसमें खामी थी और इसी वजह से भारतीयों के द्वारा इसका बहुत पुरजोर विरोध किया गया। आयोग का रिपोर्ट जून सन 1930 में प्रकाशित किया गया और साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस ने सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया। मतलब अब और भी ज़्यादा भारतीयों का वर्चस्व उस समय अंग्रेज़ों के सामने बढ़ने लगा। उसके बाद आया नेहरू रिपोर्ट। तो कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड की इस चुनौती को स्वीकार किया कि ऐसे संविधान की रचना की जाए जो भारत के हर दल को स्वीकार हो। इसके लिए 28 फरवरी सन 1928 ईस्वी को दिल्ली के एक सर्वदलीय सम्मेलन को बुलाया गया और संविधान का प्रारूप बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार की गई, लेकिन दिसंबर 1928 ईस्वी में कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में इस पर गंभीर आपत्ति उठाई गई। नेहरू रिपोर्ट के सांप्रदायिक समझौते में अभी समुदायों के संयुक्त निर्वाचन समूह का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर सबसे बड़ी आपत्ति मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाई। ये वही मोहम्मद अली जिन्ना है जो अलग से अपना पाकिस्तान बना डाले और भारत के टुकड़े कर डाले। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन 1903 से 1932 के बीच में हुआ। तो साइमन आयोग की जो रिपोर्ट के प्रकाशित होने से पहले ही लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा कर दी थी कि रिपोर्ट को गोलमेज सम्मेलन में विचार के लिए रखा जाएगा। पहला सम्मेलन भारत में 12 नवंबर 1930 को हुआ और यह सम्मेलन किसी निश्चित सहमति तक नहीं पहुंच सका। पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फरवरी 1931 में गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया। श्रीमती सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश सरकार के मनोनीत सदस्यों के रूप में भाग लिया। दूसरे समुदाय के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना समझौता का आविर्भाव हुआ, जिनके द्वारा धार्मिक समूहों और हिंदुओं के लिए विभिन्न वर्णों समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। कांग्रेस तथा अन्य राष्ट्रीय समूहों ने इस प्रावधान का जमकर विरोध किया। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ और एक श्वेत पत्र जारी किया गया जिस पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया। इसके सुझाव के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया और यही भारत सरकार अधिनियम 1935 था जो लगभग भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसके बारे में आइए देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी, यानी इसमें एक संविधान का निर्माण हो चुका था। इस अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार थे कि इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान शामिल किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था।
किंतु देसी रियासतों का शामिल होना नरेशों की इच्छा पर था। यानी जो देसी रियासत थे, जो अभी भी कई जगह राजा लोग थे, वो उनकी इच्छा पर था कि वो शामिल होना चाह रहे हैं या नहीं। संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। विभिन्न विषयों पर 3 सूचियां बनाई गई। एक थी संघीय सूची, एक थी प्रांतीय सूची और एक थी समवर्ती सूची। संघीय सूची जिसमें केंद्र और राज्य यानी छोटे क्षेत्रों का दोनों का मिला जुला रूप था, और प्रांतीय सूची ऐसी थी जो सिर्फ छोटे क्षेत्रों यानी जैसे आज के समय राज्यों की सूची होती थी, और समवर्ती में दोनों सूचियों को शामिल किया जाता था। 1919 के अधिनियम में जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था, उसे केंद्र में लागू किया गया। केंद्रीय सरकार के विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में था, जबकि हस्तांतरित विषय का शासन मंत्री परिषद को सौंपा गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायिका की व्यवस्था की गई। राज्य परिषद जिसे उच्च सदन कहा गया और केंद्रीय विधानसभा जिसे निम्न सदन कहा गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल को अनेक शक्तियां दी गई। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया और वह एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता था। विधानमंडल प्रश्नों तथा अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियंत्रण रख सकता था। इस अधिनियम के अधीन वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध नाम से 2 नए प्रांत बना दिए गए। इस अधिनियम द्वारा एक संघीय बैंक और एक संघीय न्यायालय का भी प्रावधान शुरू किया गया। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो यही थी, और यही भारत के आज़ादी के समय संविधान में काफ़ी हद तक शामिल किया गया। सबसे अंत में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, इस अधिनियम के बाद हमारा भारत पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। 2 भागों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। तो चलिए इस अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई। इसमें 2 भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने का और बंगाल तथा पंजाब में 2-2 प्रांत बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित मान लिए गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराजत्व 15 अगस्त सन 1947 को समाप्त हो जाएगा, ऐसा उस समय कहा गया। भारतीय रियासतें इन दोनों में से किसी में भी शामिल हो सकती थीं। प्रत्येक डोमिनियनों के लिए पृथक गवर्नर जनरल होगा, जिसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा। गवर्नर जनरल डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रत्येक डोमिनियनों के लिए पृथक विधानमंडल होगा, जिसकी विधियां बनाने का पूरा अधिकार जिसे ही होगा तथा ब्रिटिश संसद उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। डोमिनियनों की सरकार के लिए अस्थायी उपबंध के द्वारा दोनों ही संविधान सभाओं की संसद का दर्जा तथा डोमिनियनों के विधानमंडल को पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई। इसमें गवर्नर जनरल को एक्ट के प्रभावी प्रवर्तन के लिए ऐसी व्यवस्था करना हेतु जो उसे आवश्यक तथा समाचीन प्रतीत हो अस्थायी आदेश जारी करने का अधिकार प्राधिकार किया गया। इसमें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की सेवाओं तथा भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना पर महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र अथवा प्राधिकार जारी रहने की शर्तें निर्दिष्ट की गई। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। और भारतीय संविधान की बहुत सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लंबे समय में हुआ, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण संघीय व्यवस्था है।
यह कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के द्वारा सन 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते में स्वीकार कर लिया गया था। साइमन कमीशन, जिसकी मैंने पिछले और इसी वीडियो में भी चर्चा की है, साइमन कमीशन ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया था और 1935 के अधिनियम की संघीय व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसमें प्रांतों के अधिकार ब्रिटेन के क्राउन द्वारा प्राप्त थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक राष्ट्रीय आंदोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हो चुके थे। संसदीय व्यवस्था जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को परिभाषित करती है, वह भारत में अपरिचित नहीं थी। इस तरह भारतीय संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टि और कालक्रम में विकसित संस्थाओं तथा कार्यविधियों का एक अपूर्व सम्मिश्रित था। देखिए, तो भारत में संविधान के लिए इतने जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रावधान लाए गए, जिसमें कई एक्ट थे, कई प्रावधान थे और कई अधिनियम थे। अब इसके बाद आप संविधान के लिए पूरा जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के भाग नंबर 3 से बहुत ही विशेष तरीके से मैं पढ़ाऊँगा और बहुत ही आपको संवेदनाओं के साथ सुनना होगा। बस आप सुनते जाइए, आपका भारतीय संविधान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।